विजिट कितनी होनी चाहिए, यानी व्हाट इज द मिनिमम या आइडियल रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट, मिनिमम रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट या पोस्ट नेटल विजिट कितनी होनी चाहिए, दीज आर द थिंग्स। तो आइडियल रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट जो है वो 13 to 14 बताई गई है। कितना आइडियल रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट, 13 से 14। अब वो कब कब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट 7 मंथ में वंस एवरी मंथ, हर महीने एक बार एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए, वंस एवरी मंथ, यानी अप टू 7 मंथ तक तो हो गई, तो ये 7। 8th मंथ पे ट्वाइस ए मंथ, 2 बार यहाँ पे होगी। और 9 मंथ ऑनवर्ड, मतलब टिल टर्म, वंस ए वीक। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 4 भी ले लें तो भी ये ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक, 13 हो रही है। तो इसी की बेस पे इसको कहा गया, टोटल जो है 13 to 14, 13 to 14 आइडियल रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आइडियली रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट 13 to 14। अब मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम के लिए 4 है, मिनिमम रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट्स ओनली 4। अब ये कब कब है, पहली एंटीनेटल विजिट जो होनी चाहिए वो अर्ली रजिस्ट्रेशन, यानी पहली बार जब प्रेग्नेंट फीमेल किसी लेडी डॉक्टर या यूं कली ऑब्स्टेट्रिशियन के यहाँ विजिट के लिए जाती है, अर्ली रजिस्ट्रेशन जो उसका होता है वो पहली विजिट उसकी मानी जाती है। सेकेंड एंटीनेटल विजिट 14 to 26 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे, थर्ड 28 to 34 वीक्स पे, और फोर्थ एंटीनेटल विजिट जो है 36 वीक या उसके बाद टर्म तक कभी भी वो एक विजिट कर ले। तो मिनिमम रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट्स कितनी हुई, टोटल 4, 4 है। इसी के तरीके से पोस्ट नेटल विजिट भी कितनी होनी चाहिए, पोस्ट नेटल विजिट, तो आइडियल या यूं कह लीजिए कि मिनिमम रिकमेंडेड पोस्ट नेटल विजिट जो है वो 3 to 4 है। वैसे बुक्स में आपको ज्यादातर जो है वो 3 मिलेगा, है ना। 3 क्यों मिलेगा, क्योंकि पहली पोस्ट नेटल विजिट जो है वो एट द डे ऑफ डिलीवरी या यूं कह लीजिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, है ना। और ये जो डे 0 विजिट है, ये उन्हीं डिलीवरीज के लिए एप्लीकेबल है जो कहाँ पे हो रही है, एट होम, एट होम या सब सेंटर। और किसको विजिट करनी है, बेसिकली किसको विजिट करनी है, एएनएम को। यहाँ पे विजिट जो होनी है पोस्टनेटल विजिट में, ये एएनएम को विजिट करनी है ना। तो एट होम या सब सेंटर, अगर डे 0 की डिलीवरी जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, होम पे हो रही है या सब सेंटर पे हो रही है, तो डे 0 की विजिट पोस्टनेटल विजिट में इंक्लूड की जाएगी। अदरवाइज शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से सेकंड पोस्टनेटल विजिट से, डे 3 से। 37 and 42, यानी जो परपेरियम का पीरियड जहाँ पे एंड होता है 6th वीक पे, तो इसमें टोटल पोस्ट नेटल विजिट जो आई वो 3 to 4 आई। अगर होम या सब सेंटर पे डिलीवरी है तो डे 0 को भी इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज अगर हायर इंस्टीट्यूशन पे डिलीवरी हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, तो वहां से डे 3 से काउंट होगा, डे 3, डे 7 और डे 42। तो ये क्या है, ये पोस्ट नेटल विजिट है ना, पोस्ट नेटल विजिट। अब ये तो विजिट्स हो गई कितनी होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हमने शायद न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, कैसे होती है, एक ब्रीफ ओवरव्यू थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ना। तो कितनी जरूरत हमें पड़ेगी, जैसे इन्फेंसी है, बच्चों के लिए है, पहले 6 महीने में, फर्स्ट 6 मंथ में इनको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 92 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, है ना। 92 किलो कैलोरी पर केजी वेट पर डे के हिसाब से इनको चाहिए फर्स्ट 6 वीक में। उसके बाद थोड़ा सा रिक्वायरमेंट कम होती है, नेक्स्ट जो है 6 to 12 मंथ में, यानी अगले 6 महीने में उसे 80 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से बच्चे को जरूरत पड़ती है। ठीक। अब प्रेगनेंसी में, अब प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें, जैसे फीमेल है तो फीमेल को हमने डिवाइड किया था कैसे, एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले, मॉडरेट और हैवी वर्क वाले ना। तो उसी के अकॉर्डिंग उनके आरडीए था एनर्जी का। अब यहाँ पे उनको छोड़ दीजिए, उनका जो भी आरडीए है दैट्स इट, वो उनका है। प्लस एक्स्ट्रा कितनी जरूरत पड़ेगी प्रेगनेंसी में, 350 किलो कैलोरी। ये याद रखिएगा, ये अप एंड एबव, यानी उनकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसमें प्लस 350 और ऐड करना है, यानी प्रेगनेंसी में 350 किलो कैलोरी का एडिशन और होना है एनर्जी का। ठीक। और साथ ही साथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, 23 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा। यानी अगर मान लीजिए कि उसे 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए थी नॉर्मल फीमेल को, तो अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे कितना, 23, तो टोटल अब ये जो हो जाएगा 78, है ना, 78 ग्राम
पर डे के हिसाब से उसको प्रोटीन चाहिए। सेम इसी तरीके से आप आइए लैक्टेशन के दौरान, ड्यूरिंग लैक्टेशन, है ना। तो पहले 6 महीने में लैक्टेशन में 600 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती, रिक्वायरमेंट होती है फीमेल को। और साथ ही साथ प्रोटीन कितना चाहिए उसको, 19 ग्राम पर डे। और नेक्स्ट 6 to 12 मंथ में 520 किलो कैलोरी और 13 ग्राम पर डे के हिसाब से उसे प्रोटीन चाहिए। ये तो इतनी चीजें हो गई नॉर्मल रिक्वायरमेंट में। कुछ और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक कैल्शियम। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? नहीं पता, ये आप लोग पढ़े थे, है। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है 1200 मिलीग्राम पर डे। 1200 मिलीग्राम पर डे प्रेगनेंसी के दौरान ये है। अब अगर कोई पूछे कि लैक्टेशन में भी कितना चाहिए, तो लैक्टेशन को याद रखिए, ऐसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 6 मंथ एंड नेक्स्ट 6 मंथ, है ना। तो लैक्टेशन में भी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, यानी 1200 मिलीग्राम थ्रू आउट लैक्टेशन एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी उसको चाहिए। चाहे 0 to 6 मंथ यहाँ पे भी आप करेंगे तब भी 1200 चाहिए, नेक्स्ट 6 मंथ में यानी 6 to 12 मंथ में तब भी 1200 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम इतना ही चाहिए, ठीक। आयरन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी प्रेगनेंसी में। आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में कितनी होती है, 35 मिलीग्राम पर डे। 35 मिलीग्राम पर डे ये आयरन की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब लैक्टेशन में आइए, लैक्टेशन में फर्स्ट 6 मंथ में और नेक्स्ट 6 मंथ में दोनों में सेम जरूरत पड़ती है, 21 मिलीग्राम पर डे। आयरन की बात कर रहा हूँ मैं, 21 21 दोनों तरफ, है ना। यानी थ्रू आउट द लैक्टेशन पीरियड उसको 21 मिलीग्राम पर डे पहले हाफ में और सेकेंड हाफ में, दोनों हाफ में इतनी ही इसको रिक्वायरमेंट है आयरन की। बाकी और चीजें हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, वहां पे देख लीजिएगा। ठीक, तो ये चीजें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में थी। अब फर्दर आयरन की बात करें तो, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स हमारे चलते हैं ना, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट जो है आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट्स वो प्रोवाइड की जाती है। तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, एडल्ट टैबलेट होती है और पीडियाट्रिक टैबलेट होती है आयरन एंड फोलिक एसिड की। तो एडल्ट टैबलेट है आयरन एंड फोलिक एसिड की, उसमें 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है, इसको नोट करिए, है ना। 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होती है। और देना कब है ना, देना कब, इसका शेड्यूल क्या है, 1 टैबलेट पर डे इन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मंथ ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, है ना। यानी चौथे पांचवें और छठे महीने में दिया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक टैबलेट पर डे के हिसाब से देते हैं, टोटल 100 टैबलेट का शेड्यूल है कि 100 टैबलेट तक दी जानी चाहिए। और यही है, प्रेगनेंसी में कितना देना है, 100 डेज के लिए दी जाती है। तो याद रखना ये है कि कितना होता है इसका कंपोजिशन, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन है और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड है। शेड्यूल क्या है, चौथे पांचवें और छठे महीने में हमें एक टैबलेट पर डे के हिसाब से इसको मदर को देनी है, ठीक। एडल्ट टैबलेट थी। अब पीडियाट्रिक टैबलेट जो है आयरन फोलिक एसिड की, उसमें 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। कितना होता है, 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, है ना, 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। अब इसका शेड्यूल क्या है, टू बी गिवन फॉर 100 डेज मिनिमम एवरी ईयर, हर साल में, यानी हर साल जो है 100 दिनों के लिए पीडियाट्रिक टैबलेट जो है आयरन फोलिक एसिड की वो देनी चाहिए। कब तक देना, अप टू 5 ईयर्स, है ना, अप टू 5 ईयर्स, अगले 5 साल तक बच्चे को देना है। और हर साल कम से कम कितना, 100 डेज के लिए, है ना। और कंपोजिशन क्या, 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड है। और जस्ट इसी का 5 टाइम्स कर दीजिए तो एडल्ट टैबलेट हो जाएगी, है ना। 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। अब सेफ डिलीवरी हो रही है, तो इसमें कुछ ना क्लीन्स बताए गए हैं, 5 क्लीन है, 3 क्लीन है, 7 क्लीन्स है डिलीवरी के। तो इंपॉर्टेंट जो है ये 5 क्लीन्स हैं, 5 क्लीन्स हैं जो ये इंपॉर्टेंट है। 5 क्लीन्स अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टेटनस। क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज क्या है, क्लीन डिलीवरी सरफेस, जो सरफेस है वो साफ होना चाहिए, डिलीवरी का सरफेस।
और उसको क्लीन रखने के लिए किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, क्या प्रोसीजर हमें करना है? एक क्लीन प्लास्टिक शीट एट द प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए? एक क्लीन प्लास्टिक शीट होनी चाहिए। सेकंड चीज क्लीन हैंड्स, यानी जो बर्थ अटेंडेंट है उनके हाथ साफ होने चाहिए। अब उनके हाथ साफ रखने के लिए किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी? सोप एंड क्लीन वाटर। इसके बाद क्लीन कार्ड कट, यानी कार्ड को, जो अम्ब्लाइकल कार्ड है उसको कट करना है सफाई के साथ। तो ब्लेड या इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए वो बिल्कुल न्यू होना चाहिए, न्यू रेजर ब्लेड। कार्ड टाई यानी बांधना है, अब अम्ब्लाइकल कार्ड को टाई करना है, बांधना है। तो उसके लिए जो थ्रेड है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, या यूं कह लीजिए कि एकदम नई होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। एंड कार्ड स्टम्प, जो उसका बेस होता है अम्ब्लाइकल कार्ड का, वो भी साफ रखना है। तो उसके लिए क्या करना है कि जो कार्ड का स्टम्प है वहां पे कुछ भी एप्लीकेशन नहीं करना है, कोई भी चीज अप्लाई नहीं करनी है, कोई सोल्यूशन वगैरह। ठीक, ये तो 5 क्लीन थे। किस लिए? टू एलिमिनेट नियोनेटल टेटनस। कभी कभी इन्हीं प्रैक्टिसेस को 3 क्लींस के अंडर में भी लेके आया जाता है। ये जो 5 क्लींस हैं इनको एज ए 3 क्लीन बनाया जाता है। एक तो पहला हो गया क्लीन डिलीवरी सरफेस, सेकंड जो है वो क्लीन हैंड्स। इसके बाद ये जो तीनों इनको कंबाइन कर दिया जाता है, इनको कंबाइन करके कहा जाता है क्लीन कार्ड केयर। क्लीन कार्ड केयर यानी इसमें तीनों चीजें होगी। कार्ड कट क्लीन होना चाहिए, क्लीन कार्ड टाई होना चाहिए, क्लीन कार्ड स्टम्प, ये तीनों चीजें मिला के एक वर्ड दे दिया गया, क्लीन कार्ड केयर। तो ये तीन चीजें भी कभी कभी यूज की जाती है प्रैक्टिस में, जिसको 3 क्लीन्स कहा जाता है। बेसिकली ये कितने हैं? ये 5 है। अब इसके बाद कुछ सजेशन भी है ना, सजेशन भी है। सजेस्टेड 7 क्लीन्स। सजेस्टेड 7 क्लीन्स। अब ये जो 7 क्लीन है इसमें ये पहले जो 5 हैं, ये वाला, इसको ऐड कर लीजिए आप, है ना। इनको ऐड कर लीजिए, ये +5 है, प्लस दो और ऐड होंगे। वो दो और क्या है? एक तो क्लीन वाटर, क्लीन वाटर, और दूसरी चीज क्लीन टॉवेल, यानी हाथ धुलने के बाद उसको साफ सुथरा भी रखना है ना। तो क्लीन टॉवेल। ठीक, ये दो चीजें और ऐड हो गई इन 5 में। इन्हीं 5 में ये दो और ऐड कर दी, तो ये सजेस्टेड 7 क्लीन्स हैं। 5 क्लीन्स के साथ दो क्लीन और ऐड कर दिए गए। किसके लिए ये सारी चीजें? किसके लिए? जो भी क्लीन्स है किसके लिए है? टू एलिमिनेट नियोनेटल टेटनस के लिए है। ठीक, सेफ डिलीवरी के लिए ये सजेस्टेड है। अब बर्थ वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बर्थ वेट की एक एक लाइन इसको नोट करिएगा, चाहे तो याद करिएगा या ध्यान से देखिए, कम से कम याद हो जानी चाहिए। अगर आपकी सिर्फ पीएसएम से ही रिलेटेड नहीं है, ये एक तरीके से आप बात कर लीजिए, तो पीडियाट्रिक्स का जो क्वेश्चन है कहते हैं ना कि ये पीडियाट्रिक्स का सवाल है, और ओरिजिनलिटी अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि सेम चीज वही है। बर्थ वेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जरूर याद रखना है ना। बर्थ वेट है क्या? एक इन्फेंट का जो बर्थ वेट होता है, इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स चांस ऑफ सर्वाइवल, हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बर्थ वेट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या, एक इन्फेंट के लिए इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स चांस ऑफ सर्वाइवल। वो आगे सर्वाइव करेगा, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, अच्छी होगी या आयुजियार रहेगा, है ना, या माल नरिश रहेगा, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, माइलस्टोन डिले होंगे नहीं होंगे, वो तमाम चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? बर्थ वेट पे डिपेंड करती हैं। अब फिजिकल ग्रोथ अगर किसी बच्चे की हमें असेस करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर या मेजर जो होता है वो क्या है? वेट है ना। सिंगल बेस्ट मेजर टू असेस फिजिकल ग्रोथ, दैट इज वेट। और आफ्टर डिलीवरी, ये क्वेश्चन है, आफ्टर डिलीवरी बर्थ वेट को कब मेजर करना चाहिए? पहली बार ना, तो बर्थ वेट प्रेफरेबली बी मेजर्ड विद इन फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ, यानी डिलीवरी के पहले घंटे के बाद ही, यानी पहले घंटे के अंदर ही बर्थ वेट को मेजर कर लेना चाहिए ना। इंडिया में एवरेज बर्थ वेट क्या है? ये आपके सामने 2.8 केजी का एवरेज है। रेंज क्या है? 2.7 टू 2.9 किलोग्राम की है ना। मेजोरिटी ऑफ जो लो बर्थ वेट है इंडिया में ना, वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू मैटरनल माल न्यूट्रिशन ना, ड्यू टू मैटरनल माल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड विद फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। ज्यादातर जो लो बर्थ वेट बेबीज हमारे यहाँ हो रहे हैं इंडिया में, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या? मैटरनल माल न्यूट्रिशन है, और साथ ही साथ फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है ना। अब स्मोकिंग, अगर कोई मदर वो हैवी स्मोकर या वो स्मोक कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उससे बर्थ वेट ऑन एवरेज 170 ग्राम जो है वो रिड्यूस होगा। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिड्यूसेस बर्थ वेट बाय एन एवरेज 170 ग्राम।
है ना। स्मोकिंग एक अलग से रिस्पेक्टर IUGR का। अब लेकिन लो बर्थ वेट है, इट इज नॉट ए, ये हमने वैक्सीन में पढ़ा था, इट इज नॉट ए कंट्राइंडिकेशन फॉर एनी वैक्सीनेशन एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, है ना। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या, इट इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्री टर्म चिल्ड्रन विद बर्थ वेट लेस देन 2 kg का अगर बर्थ वेट का बच्चा है तो उसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। ये कंट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन में ये बात थी। बर्थ वेट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, जो सब सेंटर पे होता है, PHC पे होता है, CHC पे होता है, उसको हम कहते हैं साल्टर्स स्केल, ना। बर्थ फील्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ बर्थ वेट, ये क्या है, ये साल्टर्स स्केल है। और ये जो आशाएं होती है, ANM होती है, ये लेके चलती हैं अपने साथ। बेसिकली ये क्या होता है, एक तरीके से हम लोगों ने देखा जब कोई चीज वजन करने की होती है, मान लीजिए कि नॉर्मल जो स्केल है वो नहीं होता, बल्कि पुल्ली पे एक चीज होती है जो इस तरीके से सस्पेंडेड होती है, इसमें क्या होती है, रस्सी होती है, और यहीं पे इसका डिजिटल एनालॉग होता है, और इसी को बच्चे के सर से फंसा के इसको बच्चे को लटका दिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे ये वेट बता देगा, कहीं पे भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये साल्टर्स स्केल है, जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ बर्थ वेट। अच्छा, मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, फील्ड इंस्ट्रूमेंट, साकिब। वो भी शाकिर स्टेप, वेरी गुड, है ना। शाकिर स्टेप वो था। तो ये चीजें बस, यही छोटी छोटी चीज है, यही आपको आगे ले जाएंगी, यही आपको पीछे भी करेंगी अगर आपका गलत हुआ तो, है ना। शाकिर टेप था किसके लिए, मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए। और फील्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ बर्थ वेट साल्टर्स स्केल। नेक्स्ट है ग्रोथ चार्ट, इसको जब हम प्लॉट करते हैं, अब ये पूरा पीडियाट्रिक्स का है, और हकीकत बताऊं तो मैंने भी पीडिया पढ़ी, लेकिन मुझे आज तक प्लॉट करना नहीं आया इसका। वो जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ 97 परसेंटाइल 58 परसेंटाइल पे लेके जाते थे, वो कभी समझ में ही नहीं आया कैसे होता है। तो बहरहाल ये एक लाइन जरूर याद रखिएगा, बिटवीन वेट एंड एज जो ग्रोथ चार्ट है उसको हम प्लॉट करते हैं, बिटवीन वेट एंड एज, इसको ग्रोथ चार्ट को प्लॉट करते हैं। अब बर्थ वेट है, कब डबल होता है, कब ट्रिपल होता है, कब क्वाड्रुपल होता है ना? तो डबल यूजुअली हो जाता है एट 5 मंथ, 5वें महीने पे वो बर्थ वेट जो आमतौर से वो डबल हो जाता है, और अप टू 1 ईयर वो ट्रिपल हो जाता है, और 2 साल पे वो 4 गुना हो जाता है। ये आगे अभी पूरा डिटेलिंग है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा, अभी इधर बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली इतना बर्थ वेट के बारे में होना चाहिए कि 5 महीने में डबल होता है, 1 साल में वो ट्रिपल होता है, और 2 साल पे वो क्वाड्रुपल या 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट अब आइए, कैसे इंक्रीमेंट्स होता है वेट का, इंक्रीमेंट्स कैसे होता है। पहले 3 महीने में वेट जो है पर वीक जो है 200 ग्राम पर वीक के हिसाब से इंक्रीज करता है। अगले 4 से 6 महीने में 150 ग्राम, अब 50-50 आप इसको माइनस करते चले जाइए 1 साल तक, है ना। 4 से 6 महीने में 150 ग्राम, 7 to 9 मंथ में 100 ग्राम पर वीक, 10 to 12 मंथ में 50 ग्राम पर वीक आ गया। तो ठीक है, 1 साल तक तो इस तरीके से आप शुरू करेंगे, कुछ नहीं याद है, 200, 150, 100 और 50 याद कर लीजिए, तभी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यानी लास्ट वाला जो ट्राइमेस्टर है, या तिमाही कह लीजिए, लास्ट तिमाही जो बच्चे की है ना, 10, 11, 12, इसमें 50 ग्राम पर वीक के है, और शुरू के पहले 3 महीने में 200 ग्राम के, अगले 3 महीने में 150, उसके बाद 3 महीने लाइए 100 ग्राम। तो इस तरीके से ये याद करने में इसको आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है 1 to 2 ईयर्स में, यानी 1 से 2 साल के बीच में 2.5 किलोग्राम पर ईयर के हिसाब से वेट इंक्रीमेंट होगा, वेट बढ़ेगा। और उसके बाद से 3 to 5 ईयर्स में 2 किलोग्राम पर ईयर के हिसाब से वेट बढ़ना चाहिए नॉर्मली, और ऐसे बढ़ता भी है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज आती है, लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट, तो लो बर्थ वेट का मतलब ये होता है कि बर्थ वेट किसी भी बच्चे का अगर लेस देन 2.5 kg है, यानी 2500 ग्राम से कम का अगर बर्थ वेट है, तो उसको हम लो बर्थ वेट की कैटेगरी में लाते हैं। या फिर लो बर्थ वेट को और डिफाइन करते हैं प्रिसीजन के साथ, तो कहते हैं 37 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन से पहले के बच्चे जो, वो लो बर्थ वेट की कैटेगरी में आ जाएंगे, उनका वेट जो है 2.5 kg से कम हो जाएगा, है ना। प्रिवेलेंस क्या है LBW का, पूरे वर्ल्ड में 15% है, इंडिया में 28%। इंडिया में कितना है, 28% है। लेकिन अगर ये तो कट ऑफ कितनी है, 2.5 kg से, 2.5 किलोग्राम जब हमने कट ऑफ रखा, तो इंडिया में जो प्रिवेलेंस है लो बर्थ वेट का वो 28% है। अगर इसी कट ऑफ को हम कम कर दे, कहाँ पे लेके आ जाए, 2 किलो तक लेके आए, कि 2 किलो से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो नॉर्मल वेट में आएंगे, उससे नीचे तो हो जाएगा क्या, लो बर्थ वेट। तो यही प्रिवेलेंस जो 28% है, ये घट के कहाँ पे आ जाएगा, 5.5% पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, 5.5% पे। इतना चेंज हो जाएगा अगर हमने सिर्फ 500 ग्राम उसका कट ऑफ जो थ्रेशोल्ड था उसको रिड्यूस कर दिया तो। ठीक, LBW के बारे में ये कि
इट इज रिगार्डलेस ऑफ जेस्टेशनल एज ना, यानी फ्री है। इसका जेस्टेशनल एज से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लो बर्थ वेट का। हम्म, अब यहाँ पे एक चीज ये रखिएगा कि लो बर्थ वेट के लिए जो क्राइटेरिया लिया जाता है 2.5 kg या 2 kg, जहां भी जैसा भी क्राइटेरिया, तो भाई जाहिर सी बात है कि कैसे चुना गया होगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे एक लाइन है कि जो मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 500 बेबीज का मेजरमेंट किया गया, उसके बाद तब जाके एलबीडब्ल्यू के परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। एक तरीके से कह लीजिए कि जो स्नैपशॉट लेते हैं ना, सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी यूज किया जाता है। और तीन फैक्टर हैं जो एलबीडब्ल्यू में सबसे ज्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है: माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी, यानी बहुत ज्यादा बच्चे हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, बहुत ज्यादा रेगुलेशन नहीं है, स्पेसिंग नहीं है बर्थ में, तो मे बी सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है वो लो बर्थ वेट के बच्चे हो सकते हैं। पहला कभी नहीं होता, आमतौर से ये देखा गया कि जो पहला बच्चा होता है वो लो बर्थ वेट का नहीं होता है यूजुअली। अब ये चीज है, ये आप लोग बताएंगे प्री टर्म कब कहेंगे, टर्म कब कहेंगे और पोस्ट टर्म कब कहेंगे। 36 वीक से पहले। कितने वीक्स? 25 हो। 36 वीक। 38। 30 वीक। 36 वीक से पहले प्री टर्म होता है और पोस्ट टर्म आफ्टर 40। 42। ठीक है, प्री टर्म में बहुत करीब करीब थे। प्री टर्म बेबीज जो होते हैं वो लेस देन 259 डेज, या इसी को जब आप वीक में करेंगे तो ये हो जाता है लेस देन 37 वीक्स, लेस देन 37 वीक्स। ठीक, टर्म बेबीज 37 to 42 वीक्स, यानी 259 से लेके 293 डेज तक, या 37 to 42 वीक्स। ठीक, अब पोस्ट टर्म बेबीज मोर देन 42 वीक्स कह लीजिए, या फिर 294 डेज से एबव के अगर है, 294 डेज से ऊपर के बच्चे हैं तो वो पोस्ट टर्म बेबीज होता है। लो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg। ठीक, अब इसमें एक चीज ये भी है कि जब हम प्री टर्म बेबीज की बात हम करते हैं तो एक टर्म और याद में रखना चाहिए हमें ध्यान में, स्मॉल फॉर डेट बेबीज। जगह कहाँ है? स्मॉल फॉर डेट बेबीज, ये भी तो एक टर्म है, स्मॉल फॉर डेट। अब इनके लिए जो क्राइटेरिया है ना, ये नहीं है कि ये टर्म पे इनकी डिलीवरी हो रही है या पोस्ट टर्म हो रही है, चाहे तो टर्म पे हो या पोस्ट टर्म पे हो, चाहे तो टर्म पे हो या फिर पोस्ट टर्म इनकी डिलीवरी हो रही है, लेकिन इनका जो वेट है, वो जो जेस्टेशनल एज है उसका जो 10th परसेंटाइल होता है, अब यहाँ पे परसेंटाइल निकालना है ना, 10th परसेंटाइल जो होता है उससे कम होना चाहिए, वेट लेस देन 10th परसेंटाइल पर जेस्टेशनल एज, है ना, ये होना चाहिए। एक चीज तो ये क्राइटेरिया होगी स्मॉल फॉर डेट बेबीज के लिए। और दूसरी चीज, जो स्मॉल फॉर डेट बेबीज होते हैं इसका मेन रीजन जो होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ आईयूजीआर, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा ग्रोथ रिटार्डेशन। और स्मॉल फॉर डेट बेबीज जो होते हैं दे आर प्रोन टू, या ये कह लीजिए कि दे आर एट हाई रिस्क ऑफ डाइंग इन न्यूनेटल एंड इन्फेंसी पीरियड। न्यूनेटल या ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड इनकी डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्मॉल फॉर डेट बेबीज जो होते हैं, जो जिनकी डिलीवरी होती है कब, एट टर्म और पोस्ट टर्म इनकी होती है, लेकिन इनका वेट जो होता है वो कम होता है, जेस्टेशनल एज के 10th परसेंटाइल से वो कम होता है ना। वेट लेस देन 10th परसेंटाइल फॉर जेस्टेशनल एज, इस एक लाइन को याद रखिएगा, भले आपको नहीं पता कि जेस्टेशनल एज का 10th परसेंटाइल कितना होगा, वो तो निकाला जाएगा, वो पूरा ग्राफ होता है। और मेनली इसका रीजन क्या होता है, आईयूजीआर होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है स्मॉल फॉर डेट बेबीज का। फिर एमसीएच इंडिकेटर्स कुछ हैं, यानी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फार्मूला क्या होगा इसका, रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ रजिस्टर्ड इन ए गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर, है ना। और आईएमआर जो है इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ रेट पर 1000 लाइव बर्थ, है ना। तो आईएमआर क्या है, इट इज अ रेट है, और एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, पर 1000 लाइव बर्थ, है ना। अगर मान लीजिए कि ये जो मल्टीप्लायर है ये बजाय 1000 की ये 100 होता,
तब क्या होता? परसेंटेज में आता फिर ये। हाँ, परसेंटेज में तो परसेंटेज आता। होता। तब परसेंटेज में इसको लेके आते हम, आईएमआर को, है ना, आईएमआर को तब हम परसेंटेज में लेके आते। तो अब वो क्या हो जाएगा, वो रेट के बाद रेशियो है या प्रोपोर्शन होगा? रेशियो हो जाएगा ना, परसेंटेज में लेके आएंगे। तो यही चीज है। इसका जो फार्मूला है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन ए गिवन ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर मल्टीप्लाइड बाई 1000। आईएमआर का ये क्या है, ये फार्मूला है। अब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसके बारे में अक्सर कहा जाता है, कभी कभी ना कंफ्यूजन होता है कि ये सबसे अच्छा इंडिकेटर हम इसको मानते हैं एसीएस का, यानी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज द सेकंड बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो भाई पहला कौन सा है? अंडर 5 mortality rate. अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, वेरी गुड, है ना। तो ये चीज जो पहला है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, है ना। ये चीज सबसे अच्छी है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जब हम देखते हैं तो। क्योंकि उसमें एक ब्रॉडर क्राइटेरिया आ जाता है अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट का। तो उसमें ये होता है कि फर्दर जो है बच्चे को जो चीजें मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन से लेके हेल्थ से लेके, वो चीजें भी अब स्टेट के लेवल पे उसका फेलियर देखने को मिलता है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंडर 5 को सबसे अच्छा माना गया। और बेसिकली ये जो है यूनिसेफ ने कहा था कि अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट जो है, ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किसी भी कंट्री का। और आईएमआर जो है वो सेकंड बेस्ट इंडिकेटर है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है पहली चीज, तो इट इज द रेट है। और टोटल डेथ इंडिया में जो हो रही है उसमें 18% सिर्फ आईएमआर का हिस्सा है ना। मोस्ट कॉमन काज क्या है इंडिया में आईएमआर का? लो बर्थ वेट एंड प्री मैच्योरिटी। ये लाइन, मोस्ट कॉमन काज ऑफ आईएमआर इन इंडिया लो बर्थ वेट एंड प्री मैच्योरिटी। और वर्ल्ड वाइड जो है न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और इंडिया में करेंटली जो है वो 28 पर 1000 लाइव बर्थ है आईएमआर, 2022 का ये डेटा है ना। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो आईएमआर को अफेक्ट करते हैं? पहली चीज है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में बर्थ वेट, अगर मान लीजिए कि लो बर्थ वेट के बच्चे हैं, यानी लेस देन 2.5 केजी के हैं या मोर देन 4 किलोग्राम के हैं, तो आईएमआर इन बच्चों में ज्यादा होता है। इसके अलावा एज ऑफ मदर, अगर मदर की एज लेस देन 19 ईयर्स है, यानी टीन एज में मदर है, या फिर जो पहली ही जो डिलीवरी हो रही है वो मोर देन 35 ईयर एज में हो रही है मदर की, तो यहाँ पे आईएमआर होने के चांसेस ज्यादा है। बर्थ ऑर्डर, इन्फेंट मोर्टिलिटी इज ग्रेटेस्ट फॉर बर्थ ऑर्डर 1 एंड लीस्ट फॉर सेकेंड। यहाँ पे ये चीज है, मैंने शायद उल्टा बोला था वहां कि पहले में नहीं होता, है ना। पहले में सबसे ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी इज ग्रेटेस्ट फॉर बर्थ ऑर्डर 1। पहला जो बच्चा है उसमें आईएमआर के चांसेस सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जो होते हैं वो सेकंड में होते हैं। और इसके बाद तीसरे से ये बढ़ता चला जाता है, तीसरे से फिर इसके जो रिस्क है वो बढ़ता चला जाता है, यानी सेकंड में सबसे कम है, सेकंड चाइल्ड में सबसे कम चांस है आईएमआर होने का, और पहले में सबसे ज्यादा है ना। अगर बर्थ स्पेसिंग की जाए, बर्थ को मतलब दो बच्चों के बीच में टाइम दिया जाए, तो आईएमआर जो है जितना ज्यादा बर्थ स्पेसिंग होगी, जितनी वाइड बर्थ स्पेसिंग होगी, 2 साल 3 साल 4 साल, उतना ही कम चांस होगा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का। मल्टीपल बर्थ है तो थर्ड के बाद आपने पढ़ा कि इट इंक्रीजेस फ्रॉम बर्थ ऑर्डर 3 ऑनवर्ड्स। तीसरे बर्थ से जो है आईएमआर के चांसेस ज्यादा होने लगते हैं, उसके जो है वो यूं कह लीजिए कि इंसिडेंस आईएमआर का वो इंक्रीज करता रहता है हर बढ़ती हुई डिलीवरी के साथ, है ना। तो जितनी ज्यादा बर्थ होंगी उतनी ही ज्यादा आईएमआर जो है वो इंक्रीज करेगा। फैमिली साइज, अब जाहिर सी बात है नंबर ऑफ बर्थ ही फैमिली साइज को डिनोट करेगी। तो फैमिली साइज बड़ी होगी तो आईएमआर के चांसेस भी ज्यादा हैं। और हाई फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी का मतलब क्या, बर्थ ऑर्डर 3 4 5 6 7 तक चला जाए, फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत हाई है, तो ऐसे में चांसेस भी आईएमआर के वो ज्यादा ही होंगे। इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, अगर आप किसी का स्टेटस लो है तो उसके में आईएमआर के चांसेस ज्यादा है। जाहिर सी बात है न्यूट्रिशन सैनिटेशन ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे इफेक्ट डालेंगे। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, आईएमआर हाइयर इन अर्ली वीनिंग। अर्ली वीनिंग का मतलब समझ रहे हैं, वीनिंग, फिताम, उर्दू में एक लफ्ज है, एक क्वेश्चन एक बार मैं कहीं कर रहा था अपने दौर में, तो उसमें ये वर्ड लिख के आ जाता है, फिताम।
इसी को वीनिंग कहते हैं। वीनिंग यानी जब बच्चा खुद से कुछ उठा के अपने मुंह में डालना शुरू कर दे और लोग उसको खिलाना शुरू कर दें, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। यानी होता है ना कि एक वर्ड जब ब्रेस्ट फीडिंग से हटा के उसको नॉर्मल फीडिंग कराई जाने शुरू की जाती है, तो वही चीज होती है वीनिंग। तो जितनी जल्दी अगर वीनिंग की तरफ लेके आएंगे बच्चे को, उतना ही ज्यादा उसको इन्फेक्शन या यूं कह लीजिए कि जीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो आईएमआर जो है वो इंक्रीज करेगा, अर्ली वीनिंग में आईएमआर जो है वो ज्यादा होता है। और साथ ही साथ बॉटल फेड इन्फेंट्स हैं और लिविंग इन पुअर हाइजीनिक कंडीशन, तो यहाँ पे भी आईएमआर का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। रिलीजन एंड कास्ट, अब बहुत सारे पैटर्न है, हैबिट्स है, कस्टम्स है, इसमें ये भी अफेक्ट करता है। लाइक कुछ जगहों पे ये भी होता है कि जो कोलेस्ट्रम होता है वो बच्चे को नहीं दिया जाता पीने को, हालांकि वो बच्चे के लिए पहला इम्यूनाइजेशन उसी को माना जाता है। तो कुछ लोगों की हैबिट्स है, कस्टम्स है, नहीं देते हैं। और अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, एक कस्टम और होती है हमारे यहाँ भी है कुछ जगहों पे इंडिया में, कि जब अम्बलाइकल कार्ड को कट किया जाता है, जो उसका स्टम्प होता है यानी जो बेस होता है, वहां पे काउ डंग को अप्लाई कर दिया जाता है। हालांकि हमने क्या पढ़ा, क्लीन पढ़ रहे थे कि उसको एकदम क्लीन करना, कुछ भी अप्लाई नहीं करना। और यहाँ पे सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक काउ डंग वहां पे उन्होंने लगा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फर्दर सेप्सिस हो गया और आईएमआर जो होता है वो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं ना। अदर फैक्टर्स में ये सारी चीजें हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड, आईएमआर जो है वो गर्ल्स में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉयज। बर्थ के टाइम जो सेक्स है बॉयज और गर्ल्स का, उसमें गर्ल्स में आईएमआर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज। मदरिंग की क्वालिटी अच्छी है, यानी गुड नर्सिंग केयर अगर है, तो आईएमआर जो होता है गुड क्वालिटी ऑफ मदरहुड में, वो आईएमआर कम होता है। हेल्थ केयर अगर अच्छा मिल रहा है तो आईएमआर कम होगा। और इम्प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिक्स या पीडियाट्रिक केयर मिल रही है, हेल्थ केयर उसे अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो आईएमआर जो है वो ज्यादा होगा। मैटरनल एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा लिटरेसी होगी आईएमआर उतना ही कम होगा। फैमिली ब्रोकन यानी सेपरेट रह रहे हैं मदर और फादर, तो वहां पे आईएमआर हाई होगा। ब्रूटल हैबिट्स एंड कस्टम्स, ये चीज इसका मैं बात कर रहा था, इसमें आईएमआर हाई होता है। नॉट फीडिंग कोलेस्ट्रम, अप्लाइंग काउ डंग टू अम्बलाइकल कार्ड स्टम्प, फाल्टी फीडिंग प्रैक्टिसेस, इससे भी आईएमआर ज्यादा होगा। और दाई जो है अनट्रेंड है, लाइक सब सेंटर्स पे या हाउस डिलीवरी, किसी की होम डिलीवरी हो रही है, तो वहां पे अगर दाई जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है, तो आईएमआर हो सकता है। उसने पता चला जितना हमने क्लीन पढ़े थे, कोई किसी चीज का भी ध्यान में नहीं रखा, करा दी उसने डिलीवरी। या फिर सैनिटेशन अच्छा ना हो, पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, तो यहाँ पे भी आईएमआर जो है वो ज्यादा होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। सेकेंड चीज आती है नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट। नियोनेट्स कब कहेंगे, नियोनेट किस एज तक के बच्चों को कहते हैं, 28 डे तक, 28 डेज तक, है ना। और इन्फेंट्स 1 ईयर। 1 ईयर, 1 ईयर। ठीक, 1 ईयर तक को इन्फेंट कहते हैं, ये जरूर याद होना चाहिए, है ना। तो नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि डेथ हो रही है बच्चे की कब, विद इन 28 डेज ऑफ लाइफ। और जब हम इसको ब्रॉडर कंसेप्ट में लेके आते हैं तो कह देते हैं भैया 1 महीने के अंदर अगर डेथ हो रही है तो वो नियोनेटल मोर्टिलिटी होगी, है ना। तो विद इन 28 डेज आफ्टर बर्थ अगर डेथ हो रही है बच्चे की, तो उसको हम नियोनेटल मोर्टिलिटी कहेंगे। और जब रेट निकालेंगे तो पर 1000 लाइव बर्थ इन दैट ईयर, उसका यही फार्मूला है ना। नंबर ऑफ neonatal death in a given year upon total number of live birth in the same year multiplied by 1000, तो neonatal mortality rate निकल गया। अब इसको फर्दर हमने डिवाइड किया दो तरीके से, अर्ली neonatal mortality एंड लेट neonatal mortality। अर्ली का मतलब जो है फर्स्ट वीक में ना, neonatal mortality इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, अर्ली हो गया। लेट क्या है, वही फर्स्ट वीक के बाद से लेके फोर्थ वीक तक, यानी 8 से 28 दिन के अंदर अगर डेथ हो रही है तो वो लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी में आएगा। और अर्ली विद इन फर्स्ट वीक अगर डेथ हो रही है तो। अब यहाँ पे देखिए, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बर्थ वेट एंड जेस्टेशनल एज। क्यों, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, मोस्ट कॉमन काज जो है इंडिया में, वो क्या है, प्रीटर्म बर्थ है। मोस्ट कॉमन काज जो है वो प्रीटर्म बर्थ है, तो इसीलिए इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद बर्थ वेट एंड जेस्टेशनल एज। प्रीटर्म बेबी जाहिर सी बात है लेस देन 37 वीक से पहले के, तो वो जेस्टेशनल एज से रिलेशन हो गया। और प्रीटर्म बेबीज का वेट भी कम होता है, 2.5 kg से कम ही होगा, तो बर्थ वेट, तो इसीलिए ये डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है बर्थ वेट और जेस्टेशनल एज से। अब यहाँ पे बॉयज जो होते हैं, अभी हमने गर्ल्स पढ़ा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में गर्ल्स पढ़ा था ना कि उनकी डेथ रेट ज्यादा है। यहाँ पे बॉयज का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में हम आएंगे तो बॉयज का डेथ रेट ज्यादा इन कंपैरिजन टू गर्ल्स विद इन 28 डेज, अगर डेथ की हम बात कर रहे हैं तो।
मोस्ट कॉमन काज क्या है इंडिया में? न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, वो है प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म बर्थ, है ना। अब अर्ली और लेट को फिर डिवाइड किया गया। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी प्री मैच्योरिटी एंड कंजेनाइटल एनोमलीज, एंड लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन्फेक्शंस, खासतौर से डायरिया और टेटनस। डायरिया और टेटनस, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं ना। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी आता है, वो लेट न्यूनेटल मोर्टेलिटी में आएगा, है ना। प्लेसेंटा या कार्ड की कंडीशन, वो भी सेप्सिस का एक काज बनेगा, लेट न्यूनेटल मोर्टिलिटी में आएगा। और यूजुअली जो अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी, इसमें प्रीमेच्योरिटी है, कंजेनाइटल एनोमलीज है ना। यही सारी चीजें जो है वो, या हेमोलाइटिक डिजीज है न्यूबॉर्न की, तो ये अर्ली न्यूनेटल मोर्टिलिटी में था। ओवरऑल कोई पूछे कि न्यूनेटल मोर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन काज क्या है, तो दैट इज प्रीटर्म बर्थ। प्रीटर्म बर्थ है। अब एक चीज आई, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ये मुझसे किसी ने एक बार सवाल पूछा था, साहब ये रेट होगा या रेशियो होगा? ये एमएमआर क्या होता है? इट इज द रेशियो। जो हम लोग नॉर्मली जो हम लोग पढ़ते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, और जो उसकी बाय डिफिनेशन जो हम उसका फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज द रेशियो। रेट के लिए पूरा अलग फार्मूला दिया हुआ है, वो आमतौर से यूज में नहीं लाया जाता है। तो इस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को हम रेशियो ही कहेंगे। ये इट इज अ रेशियो, ये मिस नोमर है, सिर्फ बहकाने के लिए है, रेट इसके आगे लगा हुआ है। अब ये लाइन पढ़िएगा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो पहली चीज तो क्या है कि 1 लाख लाइव बर्थ पे, 1 लाख लाइव बर्थ पे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं, पर 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल डेथ हो रही है, ठीक है। अब मैटरनल डेथ को डिफाइन कैसे करेंगे? डेथ ऑफ ए वुमन वाइल प्रेग्नेंट, वाइल प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के दौरान भी डेथ हो रही है, उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी अगर डेथ हो रही है, वो भी इंक्लूडेड है। और विद इन 42 डेज, यानी जो परपेरियम का पीरियड है 6 हफ्ते का, वहां पे भी अगर उसकी डेथ हो रही है प्रेगनेंसी के बाद, तो वो सब के सब मैटरनल डेथ में इंक्लूडेड होंगी, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन और साइट ऑफ प्रेगनेंसी ना। इसके अलावा है, कोई अगर एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल काज है, तो इसको छोड़ के, कोई एक्सीडेंटल काज हो गया, ये इंसिडेंटल काज पहले से था, उससे हो गई तो वो अलग चीज है। अदरवाइज मैटरनल डेथ जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी और ड्यूरिंग परपेरियम, अगर माँ की डेथ हो रही है, तो उसको हम मैटरनल डेथ में इंक्लूड करते हैं। एक्सप्रेस कैसे करते हैं मैटरनल डेथ? पर 1 लाख लाइव बर्थ, यानी टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, एक साल में जितनी भी मैटरनल डेथ हो रही है अपॉन टोटल लाइव बर्थ, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, है ना। ये इसका फार्मूला है। तो बेसिकली रेट तो हमने लिखा है, बट इट इज द रेशियो। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज द रेशियो, है ना। इट इज अ मिसनोमर, एमएमआर इज नॉट ए रेट। ये चीज जरूर याद रखिएगा। अब इसका ग्लोबली क्या काज है, यही चीज इंपॉर्टेंट है ना। ग्लोबल काज क्या है? हेमरेज सबसे कॉमन काज है। मोस्ट कॉमन काज क्या है? हेमरेज है। 25% डेथ जो ओवरऑल हो रही है मदर्स की, यानी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में जब हम लेके आ रहे हैं, तो वो ड्यू टू हेमरेज हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे काजेस और नीचे दिए हुए इंडियन सिनेरियो में आइए, तो यहाँ भी पहला काज जो वो हेमरेज ही सबसे कॉमन है। 38% तक जो डेथ हो रही है वो ड्यू टू हेमरेज हो रही है। फिर सेप्सिस, एबार्शन या दूसरी कंडीशन जो भी है वो नीचे आ रही है। मोस्ट कॉमन काज दोनों ही जगहों पे, चाहे ग्लोबल आप आइए चाहे तो इंडिया में आइए, एमएमआर का दोनों जगहों पे काज जो है वो हेमरेज ही है ना, हेमरेज है। और ये जो डेटा है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 का डेटा है इंडिया का, इस हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ जो हो रही थी ड्यू टू हेमरेज हो रही थी। अब वो एटॉनिक यूट्रस की वजह से हो रही है या रिटेंड प्लेसेंटा की वजह से हो रही है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, इंट्रापार्टम हेमरेज किसी वजह से हो रहा होगा, दैट मीन्स कि हेमरेज इज द लीडिंग काज ऑफ मैटरनल डेथ। अच्छा, तो ये तो रेशियो हो गया। तो भैया मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? ये भी है ना कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट लिखा है हमने, ये क्या होता है? अब इसको निकालने का जो फार्मूला है वो बड़ा खतरनाक है। इसमें क्या करते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के लिए, इसमें जो मैटरनल डेथ हो रही है, मैटरनल डेथ जो हो रही है उनका एवरेज निकालते हैं, एवरेज नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। इसके बाद वहीं पे निकालते हैं क्या, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल्स है उनका भी एवरेज निकालते हैं, उनका भी एवरेज निकालते हैं, फिर उनको डिवाइड करते हैं।
उनको डिवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, और ओरिजिनली वो चीज जो होती है जो एवरेज एवरेज करके हम निकाल रहे हैं मैटरनल डेथ को, और जितने भी लाइव रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स है उनका जो हम डिवाइड करते हैं, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आता है, उसको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं किया जाता है ना। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो इन जनरल हम पढ़ते हैं, दैट इज ए रेशियो, इट इज ए रेशियो नॉट ए रेट। और काज दोनों ही, चाहे ग्लोबली आप बात करिए चाहे इंडिया में बात करिए, हेमरेज इज द लीडिंग काज ऑफ मैटरनल डेथ। कुछ नए इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। एक तो है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, इसका दूसरा नाम कोई बताएगा? यही नाम पूछा भी जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, बस, और इसमें कुछ नहीं है। लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, इसको कहा जाता है लक्ष्य। ना, ये नाम याद रखिएगा, लक्ष्य किससे रिलेटेड है? लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। इस नाम में ही सब कुछ है कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव वो किस लिए, कि जो लेबर रूम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए ना। यानी जो ऑपरेशन मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स हैं, या जो लेबर रूम पूरा है, उन सबको, ताकि जो एडवर्स आउटकम है उनको कम से कम किया जाए, है ना। तो लक्ष्य था, लक्ष्य एक इनिशिएटिव है, ये पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो लेबर रूम की क्वालिटी के इंप्रूवमेंट से ये रिलेटेड है। सेकंड चीज है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब ठीक है, इसमें क्या है, ये चीज जो है ना, कि एंटीनेटल केयर है, जो क्वालिटी एंटीनेटल केयर है, ये कहा गया कि ये हर माँ का अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। तो इसके लिए ये कहा गया कि यूनिवर्सली सबके लिए है, टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। और इसको कब ऑब्जर्व किया जाएगा, किस दिन इसको, मतलब सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है, ऑन 9th ऑफ एवरी मंथ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। यानी हर महीने की 9 तारीख को सबके लिए जो है फ्री में ये एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराया जाता है, हर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, है ना। ठीक। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। ये दो नए इनिशिएटिव्स है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में। फर्दर इसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, या यूं कह लीजिए कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो होता है, या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 years एज इन ए ईयर, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर, मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक, ये इसका फार्मूला है। इसका सबसे कॉमन काज क्या है, सबसे, अगर कोई पूछे कि इसका एक मोस्ट कॉमन काज बता दीजिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का, इसका भी है प्री मेच्योरिटी ना। सिंगल मोस्ट कॉमन काज ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इज प्री मेच्योरिटी। और आमतौर से जो नियोनेटल कंडीशन, अब नियोनेटल कंडीशन में भी हमने पढ़ा था कि प्री मेच्योरिटी उसका बहुत कॉमन काज है डेथ का। तो ज्यादातर जो नियोनेटल कंडीशंस होती हैं वही आगे चलकर जो है अंडर 5 मोर्टेलिटी का भी काज बनती है। अराउंड 47% ऑफ टोटल मोर्टेलिटी जो हो रही है चाइल्ड की, वो ड्यू टू नियोनेटल कंडीशन। और नियोनेटल कंडीशन कौन कौन सी हैं? प्री मेच्योरिटी मोस्ट कॉमन काज है, इन्फेक्शन है, प्री टर्म बर्थ है, और एस्फिक्सिया या एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो हो जाता है। तो ये सारे काजेस जो मिलके ये चाइल्ड मोर्टेलिटी का भी बनते हैं, और इसमें सबसे कॉमन जो है वो प्री मेच्योरिटी है। इसके बाद कुछ है नहीं ना। तो बस ये यहीं तक है। फर्दर जब इसके बाद, हाँ, दो तीन चीजें और यहीं पे देख लीजिए इसी से रिलेटेड बच्चों से। तो पीरियड ऑफ वेबिलिटी की बात हम करते हैं, ये पूरा ऑब्स्टेट्रिक्स की बात है। पीरियड ऑफ वेबिलिटी कब हम कहेंगे कि जो चाइल्ड है वो विएबल है किसी को जानकारी वेबिलिटी पीरियड कब होता है? अगर कोई बच्चा जो है उसकी डिलीवरी हो रही है कब, मोर देन 28 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे, कब हो रहा है वो? 28 हफ्ते के बाद अगर उसकी डिलीवरी हो रही है और उसका वेट कितना है, मोर देन 1000 ग्राम है, तो अब हम इसको कहेंगे विएबल। ठीक है, ये इसकी पीरियड ऑफ वायबिलिटी है।
आफ्टर 28 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन, इसके बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसका वेट 1 किलो से ज्यादा यानी 1000 ग्राम से ज्यादा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये विएबल है। ये क्या है? ये विएबल है। और अगर बिटवीन 20 to 24 वीक्स, 20 to 24 वीक्स, यहाँ पे अगर किसी की डिलीवरी हो रही है, यानी कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है बिटवीन 20 to 24 वीक्स, तो ये विएबल नहीं है, इट इज नॉट विएबल, है ना। बच्चा जो है वो विएबल नहीं होगा। तो अब जब विएबिलिटी नहीं है उसकी, तो ये कहा जाता है कि इसको रिसक्सिटेट नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस नहीं दी गई है, नॉट एडवाइजेबल टू रिसक्सिटेट। ठीक है, उसको रिसक्सिटेट तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसके बचने के चांसेस है, अगर उसके बचने के चांसेस हैं, तो जो भी उसको कंफर्ट मिलना चाहिए वो सब दिया जाना चाहिए, लेकिन रिससिटेट नहीं करना है यहाँ पे। 20 to 24 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे अगर कोई डिलीवरी हो रही है, तो दैट इज नॉट विएबल, है ना। वो विएबल है ही नहीं, तो इसलिए उसको रिससिटेट करने के वो एडवाइस नहीं दी जाती। अब एक और बीच में रह गया, 24 से 28, 24 to 28 वीक्स, तो ये भी बाई टर्म या बाई डिफिनेशन ये विएबल है नहीं है, ये भी, इसकी भी वेबिलिटी नहीं है। और जो सर्वाइवल का चांसेस यहाँ पे भी बहुत कम होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज लेस, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे डिसाइड करना है, डिसाइड करना है केस टू केस बेसिस पे कि किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है। अब ये चीज जो है केस टू केस बेसिस का मतलब क्या है? जो ऑब्स्टेट्रिशियन होगा वहां पे वो ये डिसाइड करेगा कि इस बच्चे को रिससिटेट करना है या नहीं करना है, बच जाएगा या नहीं बचेगा। ये इसकी बेसिस पे यहाँ पे पूरा का पूरा मैनेजमेंट करना है ना। और साथ ही साथ क्योंकि 24 से 28 वीक है तो बहुत करीब है वेबिलिटी के, तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये बच सकता है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए, है ना। रिसक्सिटेट भी करना है और जितनी भी केयर उसे दी जा सकती है सब कुछ देना है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गाइडलाइन है ऑन द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। ठीक, तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी जरूर याद रखिएगा। 28 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है या 1 किलोग्राम से ज्यादा का उसका वजन है, तो वो विएबल है। 24 to 28 वीक्स में क्या सर्वाइवल के चांसेस कम तो होते हैं, लेकिन सर्वाइव करेगा। तो इसलिए केस टू केस बेसिस पे ये डिसाइड करना है वहां पे कि किसको रिससिटेशन की जरूरत है और किसे नहीं है। और 20 to 24 वीक्स पीरियड ऑफ जेस्टेशन में रिससिटेट करने के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। ठीक।